नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भूगोल के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण, संवहन, अभिवहन और चालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। दूसरा, विकिरण और अभिवहन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इन प्रक्रियाओं द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात से भी संभव है। तीसरा, पृथ्वी के ऊष्मा बजट में चालन की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौथा, पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से भी ऊष्मा का विकिरण निरंतर होता रहता है। ऑप्शंस हैं ए 1 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4 अथवा डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 और 4 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है, जिससे पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म हो जाती है। इसके फलस्वरूप निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। चालन की क्रिया तभी होती है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल में लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है, जबकि ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल शुभ मंडल तक ही सीमित रहता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप की 100 इकाई में से 2 इकाई पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है। हिमाच्छादित क्षेत्रों से ऊष्मा का यह विकिरण निरंतर होता रहता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, तापमान की विलोमता की स्थिति में वायुमंडल में अस्थिरता उत्पन्न होती है। दूसरा, तापमान की विलोमता के लिए वायु में नमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तापमान की विलोमता के कारण ऊपर गर्म तथा हल्की वायु तथा नीचे ठंडी एवं भारी वायु के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, लेकिन ये स्थिरता सौरविक तथा पार्थिव विकिरण द्वारा विलीन हो जाती है। तापीय विलोमता ध्रुवीय प्रदेशों, मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों और घाटियों में अधिक होती है। गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के संगम स्थल पर भी यह दशा उपस्थित हो जाती है। तापीय विलोमता के लिए धरातल के पास शुष्क पवन होनी चाहिए ताकि वह पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण न कर सके। जल वाष्पों से युक्त आर्द्र पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर लेती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ध्रुवीय जलवायु में स्पष्ट ऋतुएं होती हैं, जबकि विषुवतीय जलवायु में स्पष्ट ऋतुएं नहीं होती हैं। दूसरा, भूमध्य सागरीय जलवायु आर्द्र प्रकार की जलवायु है, अतः इस प्रकार के प्रदेश में सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। तीसरा, स्टेपी जलवायु अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 अथवा डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल कथन 3 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब
और शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियाँ तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियाँ इस जलवायु की विशेषताएं हैं। इस जलवायु प्रदेश में रसदार फलों के वृक्ष पाए जाते हैं। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। हालांकि स्टेपी जलवायु प्रदेश पछुआ हवाओं के पेटी में अवस्थित हैं, लेकिन अपनी आंतरिक अवस्थिति के कारण पर्याप्त वर्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में शीतकाल अत्यधिक लंबा एवं कठोर होता है और ग्रीष्म ऋतु छोटी एवं शीतल होती है। अतः यहाँ स्पष्टतः ऋतुओं का अभाव होता है, जबकि विषुवतीय जलवायु में ऋतुएं स्पष्ट होती हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, उत्तरी गोलार्ध में 61% क्षेत्र पर जलमंडल और 39% क्षेत्र पर स्थलमंडल का विस्तार है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्र पर जलमंडल और मात्र 19% क्षेत्र पर स्थलमंडल का विस्तार है। और तीसरा, उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूमंडल के 70.8% भाग पर जल और 29.2% भाग पर स्थल है, यानी लैंड एरिया है। उत्तरी गोलार्ध में 61% क्षेत्र पर जलमंडल और 39% क्षेत्र पर स्थल मंडल का विस्तार है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्र पर जलमंडल और मात्र 19% क्षेत्र पर स्थल मंडल का विस्तार है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जलमंडल की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है। ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध में बारिश भी अधिक होती है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी में स्थित हैं? पहला, ओजस डेल सलेडो। दूसरा, कोटोपैक्सी। तीसरा, माउंट एरेबस। चौथा, मोना लोआ। और पांचवा, क्राकाटोआ। ऑप्शंस हैं ए केवल 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4 अथवा डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों और समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त यानी रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में स्थित हैं। इस पेटी में कोटोपैक्सी यानी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ओजस डेल सलेडो जो कि चिली अर्जेंटीना में है, माउंट एरेबस जो कि अंटार्कटिका में है, पिनाटुबो जो कि फिलीपींस में है और चिम्बोरेजो आदि ज्वालामुखी हैं। मोनालोआ हवाई द्वीप में स्थित है जो कि अंतरा प्लेट ज्वालामुखी पेटी में आता है, जबकि क्राकाटोआ जो कि इंडोनेशिया में है मध्य महाद्वीपीय मेखला में आता है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।